बच्चों, आज हम लोग परमाणु नाभिक की खोज ठीक के बारे में अध्ययन करेंगे और जो इसके आगे की हेडिंग है इसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, इसीलिए मैंने उसको ब्रेक घेर दिया है, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो रहे। हम लोग कौन सी बस मेन हेडिंग पढ़नी है? परमाणु नाभिक की खोज। तो देखिए, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने क्या किया कि धातु की पतली पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों का प्रकीर्णन करा दिया। ठीक, अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया तो उन्होंने ये पाया कि कुछ किरणें सीधी चली जाती हैं, कुछ किरणें कुछ कोण पर विक्षेपित होती हैं और कुछ किरणें वापस लौट आती हैं। इस प्रकार से उन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की इस प्रयोग के द्वारा। देखिए, आपको जैसा नीचे आपको बताया जा रहा है, रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की। इन्होंने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी से प्राप्त प्रकीर्णन द्वारा यह प्रेक्षण प्राप्त किया कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं और कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा सा विक्षेपित मतलब कुछ कोण से मुड़ते हैं। बहुत कम अल्फा कण उच्च कोण की दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं तथा कुछ अल्फा कण ऐसे जो वापस अपने मूल पथ पर लौट जाते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। देखिए, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है और वह एक धातु की पतली पन्नी पर से टकराया। तो देखिए, कुछ किरणें, पहली किरण जो है सीधी चली जाती है, लेकिन जो दूसरी किरण है कुछ कोण पे विक्षेपित होती है, और जो तीसरी किरण है वो देखिए अधिक एंगल से विक्षेपित होती है, और जो चौथी किरण है वह जिस मार्ग से जाती फिर वापस लौट आती है। और फिर उसके नीचे वाला देखिए, तो वो भी अधिक कोण पर विक्षेपित होती है। इसके बाद की जो किरण है वो भी अधिक विक्षेपित होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। देखिए, ठीक, और फिर इस प्रकार सीधी चली जाती है। तो ऐसा पाया गया कि जो मतलब धातु की पतली पन्नी है उस क्या है, बीच सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस है और वो धनावेशित है। ठीक, और परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, मतलब उसमें धनावेश पूरे भाग में नहीं होता है, सेंटर में होता है, जैसा कि चित्र में आपको प्रदर्शित किया गया है। ठीक, वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर यहाँ देखिए, उपयुक्त प्रेक्षण से रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष प्रतिपादित किए। क्या उन्होंने पाया कि बहुत सारे अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, वही जो आपसे हमने कहा खोखला है, उसमें कोई भी धनावेश नहीं है। कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस आते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी होता है, मतलब उसमें कुछ भाग उसका जो है वो भरा होता है, खोखला नहीं होता है। विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम है, अतः धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घिरा हुआ स्थान बहुत कम होता है। ठीक, इस प्रकार रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि परमाणु का समस्त भार और कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान में स्थित होता है, जिसे परमाणु का केंद्रक या नाभिक कहते हैं। ठीक, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड ने, अब यहाँ हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक उन्होंने ये बताया कि उन्होंने नाभिक की खोज कैसे की। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, जो उसी प्रयोग के द्वारा उन्होंने परमाणु मॉडल को भी प्रस्तुत किया। नाभिक की खोज करने के बाद रदरफोर्ड ने 1911 में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की प्रकीर्णन कराकर नाभिक की खोज के प्रयोग के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जैसा कि अभी आपने आपको बताया कि परमाणु के दो भाग होते हैं, धनावेशित भाग जिसको नाभिक कहते हैं, ऋणावेशित भाग जिसमें परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसके बाद देखिए, दूसरा, परमाणु के मध्य में अति सूक्ष्म सघन दृढ़ धनावेशित भाग होता है, जिस पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तीसरा, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 तथा परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। फिर चौथा देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या के बराबर परमाणु के ऋणावेशित भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, जिससे परमाणु उदासीन होता है। पांचवा देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर शेष क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर होते हैं, वो भी विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, मतलब एक ही कक्षा में नहीं रहते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि उन्होंने किस माध्यम से इंडिकेट किया है। देखिए, यहाँ पर
कि एक मतलब पूरा मान लिया गया है, और जो उसमें सेंट्रल में है वो पॉजिटिवली चार्ज बेरिलियंस सघन माध्यम है इलेक्ट्रॉन का, मतलब नाभिक का धनावेश जहाँ है, ठीक। और जो ये लाइनिंग लाइनिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरा है, ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद देखिए अगला सबसे लास्ट पॉइंट, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मतलब जिस प्रकार से इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, मतलब सभी ग्रह अलग अलग कक्षाओं में ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड ने इस परमाणु मॉडल को सौर मंडल भी कहते हैं, मतलब सौर मॉडल का उन्होंने नाम दिया क्योंकि वो बिल्कुल सौर मंडल के ग्रहों की तरह क्रिया करते हैं, इसलिए। फिर अगला देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या हैं, मतलब क्या कमी रह गई जिसकी उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए, या जिस चीज़ की सिद्धांत उनके लिए असफल रहा, मतलब ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला, यह मॉडल मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत का पालन नहीं करता है, जिसके अनुसार एक सूक्ष्म आवेशित कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते हुए लगातार या सतत ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। फिर दूसरा अगला पॉइंट देखिए, यदि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन इस नियम का पालन करें तो नाभिक चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम हो जाएगी, अतः इलेक्ट्रॉन को उसकी त्रिज्या लगातार कम हो जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर परमाणु की संकल्पना को नष्ट कर देगा। जैसा कि देखिए फिगर में आपको स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन अभी बाहरी कक्षा में है, लेकिन वो क्या हुआ है, गति करते हुए वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में पहुंचेगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नाभिक में जब गिर जाएगा तो वह नष्ट हो जाएगा, उसकी संकल्पना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह उदासीन हो जाएगा, उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक। यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्राप्ति की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब यह स्पेक्ट्रम की व्याख्या इनका परमाणु मॉडल नहीं दे पाया। फिर लिखा है आगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज रदरफोर्ड से पूर्व बामर और लाइमन द्वारा कर दी गई थी, मतलब रदरफोर्ड की खोज से पहले ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज हो गई थी। फिर अगला पॉइंट देखिए, रदरफोर्ड का मॉडल लाइमन तथा बामर श्रेणियों की उत्सर्जन प्रकृति सतत स्पेक्ट्रम की न होकर के असतत स्पेक्ट्रम की क्यों है के बारे में कोई संकेत नहीं दे सका, मतलब इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो उन्होंने खोज की थी उसकी व्याख्या इन्होंने नहीं दे पाए, मतलब यही इनके अंदर कुछ कमियां थी जो इनका परमाणु मॉडल नहीं दे सका, इसीलिए इनका परमाणु मॉडल असफल रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों को।